हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज आमिर क्लासेस। मैं हूं सीए फैज आमिर। हमारी बैंक का यही है सपना, हर एक का हो घर अपना। और इसी किस्म के दिल फरेब स्लोगन्स के साथ हमारी बैंक्स आते हैं कस्टमर्स को रुझाने के लिए। आज का हमारा जो सेशन है वो होम लोन के ऊपर होने वाला है। जब हम होम लोन लेने के लिए कन्वेंशनल बैंक की तरफ जाते हैं तो उनका क्या तरीकाकार होता है, और इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो उनका क्या तरीका होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। यहां पर मिस्टर ए को एक घर लेना है और उस सिलसिले में वो कन्वेंशनल बैंक की तरफ जाते हैं। घर की वैल्यू है 12.5 लाख रुपया। बैंक कहती है कि हम आपको पूरे 12.5 लाख फाइनेंस करके दे देंगे, आपने 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना है और 10 लाख जो है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, जिसे आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है। इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो 10% रहेगा फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। इस तरह ये एक स्ट्रक्चर बैंक, कन्वेंशनल बैंक पेश करती है। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये कैलकुलेशन नहीं है कि ईएमआई कितना होगा, बल्कि ये है कि जो बैंक एक्सेस वैल्यू जो ले रही है कस्टमर से उसका बेस क्या है। वो बेस है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर हाई रहेगा तो ईएमआई जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो भी हाई हो जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट लो रहेगा तो ये भी लो हो जाएंगे। यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के बेस पर ये कन्वेंशनल बैंक्स काम करती है। अब हम यही सेम एग्जांपल लेकर आते हैं हमारे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। इस्लामिक बैंक में एक कंसेप्ट होता है मुशारिका, मतलब एक पार्टनरशिप समझ लीजिए आप, शराकतदारी, शिरकत एक दूसरे की होती है। और ये जो होम लोन के ताल्लुक से जो मामलात होते हैं वो शिरकत मुतनाकिसा इसके जमरे में आते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि 2 पार्टनर रहेंगे और एक का जो शेयर है वो बतदरीज बढ़ता चला जाएगा और दूसरे का धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो जिसका शेयर बिल्कुल कम था वो प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। तो बैंक, इस्लामिक बैंक यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं। मुशारिका में ऐसा होता है कि जो मिस्टर ए इस्लामिक बैंक की तरफ जाएंगे तो वो बैंक वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो घर है, वो खुद खरीद लेगा और एक हिस्सा उसको रेंट पर दे देगा और मिस्टर ए से कुछ मुआहदा तय कर लिया जाएगा। यहां पर इस्लामिक बैंकिंग ये बोलती है कि आप डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपए, जो हमारे कन्वेंशनल बैंकिंग का जो एग्जांपल था वही एग्जांपल हम यहां पर भी लेते हैं कि 12.5 लाख रुपए का जो घर है इसमें 2.5 लाख रुपया आप पहले तो डाउन पेमेंट दीजिए। मिस्टर ए को वो डाउन पेमेंट दिया जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिवाइड कर दी जाएगी इन दोनों बैंक्स में और मिस्टर ए में। किस तरीके से कि 12.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, 2.5 लाख रुपया मिस्टर ए ने पे किया है और 10 लाख रुपया बैंक ने पे किया है। इस तरह कुल जो पूरी प्रॉपर्टी होगी उसके कुल 5 हिस्से कर दिए जाएंगे 2.5 लाख रुपए के। 4 हिस्सा जो होगा वो बैंक की तरफ होगा और एक हिस्सा जो रहेगा वो मिस्टर ए के पास रहेगा। अब यहां पर मिस्टर ए को ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा घर जो है वो रेंट पर दे दिया जाएगा और एक प्री डिसाइडेड रेंट एग्रीमेंट दोनों के दरमियान में तय कर लिया जाएगा। यहां पर मिस्टर ए जो है, अभी वो प्रॉपर्टी के 5 हिस्से हैं, एक हिस्से के मिस्टर ए मालिक हैं और बैंक 4 हिस्से की मालिक है। तो मिस्टर ए वो 4 हिस्से का रेंट बैंक को पे करेंगे। समझ लीजिए कि एक हिस्से का रेंट है 25,000 रुपया, तो 4 हिस्से का रेंट होता है 1 लाख रुपया। अब पूरा साल मिस्टर ए 1 लाख रुपया इनको बैंक को पे कर देंगे। साल खत्म होने के बाद या फिर एक पीरियड खत्म होने के बाद मजीद 2.5 लाख रुपया मिस्टर ए बैंक को पे करेंगे और एक हिस्सा और खरीद लेंगे। इस तरह मिस्टर ए के पास हो गए 2 हिस्से, बैंक के पास रह गए 3 हिस्से। अब अगला पूरा पीरियड मिस्टर ए इनको इन 3 हिस्सों का रेंट मतलब 75,000 रुपया पे करेंगे। पीरियड एंड पर फिर ये लायबिलिटी अराइज होगी, मिस्टर ए को इंस्टॉलमेंट पे करना है। मिस्टर ए वैसे ही 2.5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करेंगे और बैंक एक हिस्सा मजीद उठाकर मिस्टर ए के नाम पर ट्रांसफर कर देगी। मिस्टर ए के नाम पर हो जाते हैं 3 हिस्से, बैंक के पास रह जाते हैं 2 हिस्से। 2 हिस्सों का रेंट होता है 50,000 रुपया। मिस्टर ए
वो रेंट जो है वो एज इट इज पे करते रहेंगे। पीरियड एंड के बाद मजीद 2.5 लाख रुपया देकर एक और हिस्सा मिस्टर ए के नाम पर हो जाएगा और इस बैंक का जो एक हिस्सा है उसका रेंट मिस्टर ए पे करेंगे। पीरियड खत्म होने के बाद वो भी हिस्सा यहां पर उतना पैसा देकर पूरी प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर ए बन जाएंगे। इस तरह जो इस्लामिक बैंक है वो रेंट की शक्ल में एक अच्छा खासा पैसा बना लेती है। कन्वेंशनल बैंक वही अमाउंट जो इंटरेस्ट की शक्ल में बना रही थी, इस्लामिक बैंक वही अमाउंट रेंट की शक्ल में बना लेती है। यहां पर कन्वेंशनल बैंक के सिस्टम में जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में जैसे जैसे वो वक्त पर पेमेंट नहीं करेगा टेनेंट तो उसका रेंट की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसे मजीद रेंट पे करना होगा। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्क भारत में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या फिर आरबीआई एक्ट है या फिर बैंकिंग के जो निज़ाम जिन कवानीन के तहत चलता है वो सब अक्सरियत उसमें से ब्रिटिशर्स के जरिए बनाए गए हैं। और ब्रिटिशर्स के जरिए बनाए हुए कवानीन में ये बातें थी कि बैंक जो है उसका सिर्फ ये काम होगा कि वो कम इंटरेस्ट पर पैसा लेगी और ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसा आगे दे देगी और सिर्फ इंटरेस्ट से ही कमा सकती है। बैंक कोई बिजनेस नहीं कर सकती और बैंक कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती, इसी वजह से वो उसे रेंट पर नहीं ले सकती। अब इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो पूरे के पूरा इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है। वो बिजनेस पार्टनरशिप और रिस्क टेकिंग और रेंट के जरिए से होने वाली इनकम पर इन्हिसार करता है, उसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो जब तक इन कवानीन में पार्लियामेंट के जरिए से बदलाव नहीं किए जाएंगे, जब तक हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग या फिर शरिया जो कंप्लायंट बैंकिंग हो वो पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि जो मिडल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज का जो बहुत सारा पैसा है वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकता, क्योंकि वो लोग भी शरिया कंप्लायंस को फॉलो करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग ढूंढते हैं। हमारा जो कानून है ब्रिटिशर्स के जरिए बनाया हुआ, वो ब्रिटिशर्स लोगों ने वहां पर जाकर सारे चेंजेस कर डाले। वहां पर ब्रिटिश इंग्लैंड में, अमेरिका में इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत चलाए जाते हैं, गैर सूदी निज़ाम वहां पर चलता है। लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी उन्हीं का दिया हुआ फरसुदा निज़ाम चल रहा है। तो जब तक ये निज़ाम नहीं हटेगा हमारे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम कायम नहीं हो सकता। उसकी बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती है, कुछ लोग मिलकर अपने इंडिविजुअल तौर पर या ग्रुप की शक्ल में इस सिस्टम को फरोग दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।